तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सेल का ए टू जेड ट्यूटोरियल। मतलब आज के एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आपको ए टू जेड ऑप्शंस, ए टू जेड प्रोग्राम्स, फंक्शंस और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा और साथ में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसकी आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस किस तरह से हम लोग एक्सेल का जो प्रोग्राम्स है वो हम क्रिएट कर सकते हैं काम करने के लिए। उससे पहले आपको जानना होगा कि एक्सेल को हम डेस्कटॉप में कैसे स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ड्रैग करना होगा नीचे कि एक्सेल ई की ऑर्डर में आ रहा है। मतलब यहाँ पे ई है और एक्सेल ई का एक ही ऐप है जो ई नाम से शुरू होता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको आसानी से एक्सेल ओपन हो जाएगा जिसमें आप काम कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च में क्लिक कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं कि EXCEL। जैसे ही आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे देखिए ऊपर यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर एक बार एक्सेल क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों ये 2016 वर्जन का एक्सेल है जो आपको एडवांस नॉलेज देगा, इसीलिए आप लोग देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं प्रेस कर सकते हैं Windows+R। Windows+R से रन कमांड ओपन हो जाता है। रन कमांड क्या है आप लोग को तो पता ही होगा। उसके बाद में आपको टाइप करना है EXCEL एक्सेल। उसके बाद में आपको कर देना होगा एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे फिर देखिए एक बार आपके सामने एक्सेल हाजिर है। तो दोस्तों ये था 3 तरीका ऐसा जो कि हम एक्सेल को काम करने के लिए अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगा। तो दोस्तों ये स्क्रीन के बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस लेफ़्ट साइड में है आपका रिसेंट वर्कबुक जो आपने लास्ट टाइम ओपन किया था। इसका मतलब जैसे ही आप कोई भी कॉल मोबाइल से डायल करते हैं तो लास्ट टाइम जिसको डायल किया था उसकी कॉल लिस्ट सबसे पहले आ जाती है या फिर टॉप में आ जाती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे सारे के सारे वो वर्कबुक आएंगे जो कि आपने लास्ट टाइम ओपन किए थे और लास्ट टाइम जो ओपन किया था वो सबसे ऊपर आ जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट्स है जो आप यूज करके अपना काम आसान कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एक पिवट ट्यूटोरियल बनाना हो तो यहाँ पे पिवट ट्यूटोरियल बना सकते हैं। उसके बाद में आपको पाई चार्ट बनाना हो तो पाई चार्ट बना सकते हैं। सीजनल इलस्ट्रेटेड बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं या फिर ब्लू इनवॉइस बना सकते हैं। कोई भी आपको बनाना हो जैसे कि अटेंडेंस सीट अगर आपको बनाना हो, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आसानी से बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स ले सकते हैं। अगर आपको नहीं लेना है तो आपको चूज़ करना होगा ब्लैंक वर्कबुक। और यहाँ पे देखिए सजेस्टेड सर्च, बिजनेस के लिए, पर्सनल के लिए, प्लानर्स एंड ट्रैकर, लिस्ट, बजट, चार्ट, कैलेंडर, जो भी आपको चाहिए आप आसानी से लेके कर सकते हैं। देखिए मैं आपको डेमो एक दिखाता हूँ बिजनेस। जैसे मैंने बिजनेस पे क्लिक किया, यहाँ पे 452 बिजनेस प्रेजेंटेशन 100 कैटेगरी लेवल 61 दिखाई दे रहा है। मतलब इतने सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं काम करने के लिए, ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। हो सकता है फ्यूचर में कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखिए दोस्तों वर्ड के 97 टेम्पलेट्स हैं, एक्सेस के 13 हैं, पब्लिशर के 5 है और पावर पॉइंट के टोटल 88 है। तो दोस्तों देखिए कितने सारे टेम्पलेट्स जो हमें मदद करती है कि हम कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम अगर होम में क्लिक करेंगे तो फिर वही पेज हमारे सामने खुल के आ जाएगा। दोस्तों ये बिजनेस, पर्सनल, प्लानर, ट्रैकर, ये जब आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट सिस्टम कनेक्टेड रहेगा तभी एक्टिवेट होगा, नहीं तो सिर्फ आपको यहाँ के 3-4 टेम्पलेट्स ही दिखाई देंगे। तो दोस्तों चलिए हमें सीखना है अभी एक्सेल। तो हम चलते हैं हमारी खास एक टेम्पलेट की ओर जिससे हम जानते हैं ब्लैंक वर्कबुक के नाम से। ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करने के बाद आपको पूरा का पूरा एक एक्सेल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका एक्सेल जो क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हमारे सामने बहुत सारे चीज़ आएगी। आप लोग अभी नए हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा क्या क्या काम करता है और किस लिए ये सारे चीज़ यहाँ पे है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आपने ये जिम्मेदारी ले ली कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ये हमने भी ये जिम्मेदारी ली है कि
आपको एक्सेल का मास्टर बना देंगे। हम कोई भी ऑप्शन स्किप नहीं करेंगे, इसीलिए बहुत लंबा हो जाने वाला है वीडियो। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, जो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए। साथ में देखिए यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एक्सेल का इंट्रोडक्शन। जैसे ही हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन करने के बाद एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है बुक नंबर 1 - एक्सेल, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसको हम टाइटल बार कहते हैं एक्सेल का। मतलब इस वर्क बुक में कोई भी अगर हमें नेम डिफाइन करना हो या फिर कुछ भी नाम अगर हमें लिखना हो तो हम यही टाइटल बार में लिखेंगे। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे इसमें नाम आएगा। उसके बाद में प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड बोल रहा है, मतलब ये 2016 का जो वर्जन है, मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल किया था। मैंने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, इसीलिए प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड करके आ रहा है। उसके बाद दोस्तों टाइटल बार में 3 बटन रहता है, उसका नाम है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का मतलब हमारा जो एक्सेल का वर्कबुक है उसको हम अगर मिनिमाइज में क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आके यहाँ रहता है, और यहाँ से फिर हम जब चाहे तब मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसी समय अगर हमें कोई दूसरा काम पे स्विच करना है या फिर दूसरा काम पे जाना है कोई टेम्प्रोरी टाइम के लिए, तो हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे और अपना जो भी काम है कर लेंगे। फिर अगर हम यहाँ पे आके ओपन करेंगे तो उसी मोड में जहाँ पे हमने काम किया था उसी मोड में रहेगा। इसको कहते हैं मिनिमाइज। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों रिस्टोर डाउन बोल के जो दिखाई दे रहा है, ये बटन है, ये 2 रूप ले लेता है। मतलब ये जब विंडो आपका छोटा रहता है तो इसको क्लिक करने से ये मैक्सिमाइज हो जाता है, जब विंडोज़ बड़ा होता है तो इसको क्लिक करने से ये छोटा हो जाता है। मतलब जब छोटा से बड़ा करना हो तो मैक्सिमाइज कहते हैं, और बड़ा से छोटा करना हो तो रिस्टोर डाउन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इस 2 बटन के काम। उसके बाद में यहाँ पे है दोस्तों क्लोज मतलब आप डॉक्यूमेंट से या फिर वर्कबुक से बाहर हो जाएंगे, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे था बहुत सारा ऑटो हाइड रिबन हाइड करने के, शो करने के, यहाँ पे ये आइकॉन्स में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे वो क्या चीज़ है। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टाइटल बार में और एक चीज़ रहती है जो कि हम जानते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब ये था टाइटल बार कंसिस्ट ऑफ 3 बटन्स, दैट इज़ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मतलब टाइटल बार में 3 बटन्स रहती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। और साथ में टाइटल बार में और एक चीज़ रहता है कि क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम काम कर रहे हैं और क्विकली कोई ऑप्शंस क्लिक करना हो तो हम यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, जस्ट हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके रख देंगे और वहीं से हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाय बना रहे हो घर में और चाय पत्ती वगैरह आपको अलमारी में से ढूंढना हो तो क्या होगा, बहुत तकलीफ़ होगी, है ना। तो चाय बनाने के लिए लेट हो जाएगी। अगर आप चाय पत्ती, शुगर, जो भी है, शक्कर वगैरह आप चाय की गैस टेबल के सामने रख देंगे तो आपको वहाँ से चाय बनाने में आसानी होगी। इसी तरह दोस्तों हम जो भी ज़्यादा यूज़ करने वाले ऑप्शंस रहते हैं उस ऑप्शन को इस क्विक एक्सेस टूल बार में अगर ऐड कर देंगे तो हम आसानी से वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हमें ढूंढ कर करनी पड़ती थी। तो कैसे करें क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पे देखिए अंडो और रीडो का 2 ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मुझे न्यू का ऑप्शन यहाँ पे लाना है तो क्लिक करेंगे, न्यू का आ गया। वैसे ही हम ओपन का आइकॉन जो है यहाँ पे शो होने लगा। ईमेल, यहाँ पे देखिए जितने भी टिक ऑप्शंस हैं वो सारे टिक ऑप्शंस हमें ये बताते हैं कि मैं क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो चुका हूँ, और जितने भी टिक ऑप्शंस नहीं है, मतलब चेक मार्क नहीं आ रहा है, वो हमें ये बताते हैं कि हम अभी तक क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड नहीं हुए। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना ऑप्शंस है कितना आसान। तो आप लोग भी जो यूजेबल है, मतलब जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिर्फ वही ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके रखिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए ये सारे ऑप्शन है, टच माउस मोड, ये सारे ऑप्शन ही हैं। उसके बाद में यहाँ पे मोर कमांड लास्ट में एक, यहाँ तक ये सारे ऑप्शन है, जो भी आप टिक करेंगे यहाँ ऊपर आ जाएगा, बस उतना ही। और एक एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं, मोर कमांड मतलब इन कमांड को छोड़ के अगर आपको दूसरा भी कोई कमांड ओपन करना है तो यहाँ पे देखिए मोर कमांड में क्लिक कीजिए। मोर कमांड में आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और बहुत सारे कमांड्स आएंगे जो आप क्विक एक्सेस टूल बार में इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं जो वहाँ पे हमें नहीं मिला है
वो कमेंट में इंसर्ट करता हूँ। जैसे कि ये क्रिएट चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं था। अभी मैं ये क्रिएट चार्ट में क्लिक कर देता हूँ और ऐड में क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक चार्ट ऐड में क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट बोल के आ गया। उसके बाद में यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। देखिए क्रिएट चार्ट आ गया, जो कि ये लिस्ट में नहीं था। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगर कोई और कमांड चाहते हैं जो ये लिस्ट में नहीं है तो हम यहाँ पे मोर कमांड में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे और एक ऑप्शन है शो बिलो द रिबन, मतलब इस क्विक एक्सेस टूल बार यहीं दिखना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं। आप इसको अगर ये रिबन्स के नीचे भी दिखाना चाहते हैं तो शो बिलो द रिबन क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ का जो क्विक एक्सेस टूल बार था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। मतलब यहाँ पे अभी शो होने लगेगा फॉर्मूला बार के ऊपर और रिबन के नीचे। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको यूज़ करना है तो ऊपर ही यूज़ करना है, तो क्लिक करके फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं सो अबव द रिबन। और अभी ये क्या होगा, आपके रिबन के टॉप में आ जाएगा, टाइटल बार के साइड में लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टाइटल बार, देखिए इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम कोई भी ऑप्शन स्किप नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइटल बार की जो चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी। टाइटल बार के बाद में आता है दोस्तों फाइल मेनू, इसको कहा जाता है फाइल मेनू। फाइल मेनू में डॉक्यूमेंट की सारी वो ऑप्शंस रहती है जिससे हम डॉक्यूमेंट में सेटिंग्स कर सकते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये हम बारीकी से समझेंगे, बस अभी इतना समझ लीजिए कि फाइल मेनू। उसके बाद में यहाँ पे होम से लेकर व्यू तक ये सारे जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, टेल मी व्हाट टू डू, ये जो भी लिखा है इसको कहते हैं टेबुलर बार। मतलब देखिए ये अंदर का चीज़ नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। जितना साइज़ में लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही है टेबुलर बार। मतलब आपको अगर समझा दें तो देखिए यहाँ से इतना को कहते हैं टेबुलर बार। ये इनसाइड का एरिया नहीं, जितना हम यहाँ पे रेड पॉइंट में शो किए हैं उतना ही ऑप्शंस को कहते हैं टेबुलर बार। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अंदर जो क्लिक किया हुआ आएगा ऐसे, इसको कहते हैं टैब रिबन। मतलब हम टेबुलर बार में क्लिक करके अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे रहेगा ये टैब रिबन। मतलब जो भी टेबुलर बार के अंदर या होम टेबुलर बार के अंदर, हमारे होम टेबुलर बार के अंदर ये जो टैब रिबन्स के ऑप्शन से आए हैं, जैसे पेस्ट, कंडीशनर फॉर्मेटिंग, मर्ज, रैप टेक्स्ट, फॉन्ट वगैरह, स्टाइल्स एडिटिंग, ये सारे के सारे टेबुलर बार के अंदर के होम रिबन के ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसे रिबन कहा जाता है, टैब रिबन। और इस ऊपर वाले होम जितने में लिखा हुआ है इसको टेबुलर बार। इसी तरह इंसर्ट है दोस्तों, उसी तरह पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है। वैसे तो आप इनको रिबन्स भी कह सकते हैं, रिबन्स भी कहा जाता है, लेकिन अगर आपको एडवांस में समझना है तो ये ऊपर वाली जो है ये टेबुलर बार है, और टेबुलर बार खुलते ही हम नीचे टैब रिबन्स में एक्सेस करने लगते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें नीचे ये टैब रिबन्स तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फार्मूला बार। मतलब वर्ड और एक्सेल में क्या डिफरेंट होता है बोलने से, फार्मूला बार और नेम बार का डिफरेंस होता है मेजर डिफरेंस में से। जैसे कि अगर हम यूआई को लेते हैं तो दोस्तों ये है फार्मूला बार। हम यहाँ पे कोई भी फार्मूला इनपुट करेंगे तो वो हमें शो करेगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक फार्मूला इंसर्ट किया तो यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा है कि क्या है, यहाँ पे हमें रिजल्ट शो कर रहा है और यहाँ पे हमें फार्मूला शो कर रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि फार्मूला बार का काम क्या है। हमें वो फार्मूला दिखाता है जो कि सेल्स नहीं दिखाता। हमने कौन से सेल्स पे क्या फार्मूला लगा रखा है वो हम यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फार्मूला बार। उसके साइड में यहाँ पे आता है नेम बार। नेम बार मतलब ये फार्मूले का नेम दिखाता है और हम जहाँ भी जाएं उस सेल का पर्टिकुलर नेम दिखाता है। देखिए ये D12 कह के दिखा रहा है, मतलब हम D सेल में हैं और इस तरह से 12 वाले, मतलब D और 12 के मल्टीप्लिकेशन जो सेल्स है उसमें हम आके सेल्स को क्लिक किए हुए हैं। यहाँ पे भी दिखा सकता है, यहाँ 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 आपको जहाँ भी क्लिक करेंगे यहाँ पे नेम को दिखा देगा। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे G5 कह के दिखा रहा है, मतलब आप G की कॉलम्स में और 5 के रोज में हो,
ठीक है। तो दोस्तों ये आपको नेम्स दिखाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ ऊपर रहती है हेडिंग्स। देखिए जो ABCD जिसे कहा जाता है ये हेडिंग्स, और ये 1 2 3 4 को भी नंबरिंग हेडिंग्स कहा जाता है। ये ABCD और नंबरिंग हेडिंग्स हमें ये बताते हैं कि हम कौन से सेल्स में हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने ABCD की हेडिंग्स है, तो लास्ट कॉलम कौन सा है हम अभी देखेंगे। आप जैसे कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो प्रेस करोगे तो हम अपने लास्ट वाले कॉलम्स में आ गए हैं, जिसका नाम है XFD। मतलब एक्सेल में लास्ट यही कॉलम है, इसके बाद में कोई कॉलम और नहीं है, मतलब एक्सेल टोटल खाली है। यहाँ से इस तरह आप कह सकते हैं जो एक्सेल का ये वर्कबुक है, इसके बाद में जो यहाँ पे खाली एरिया है उसको आप बंजर ज़मीन कह सकते हैं या फिर अनयूजेबल एरिया कह सकते हैं, कुछ भी आपका दिल चाहे आप कहिए। मतलब एक्सेल का लास्ट कॉलम अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा है तो आप इमीडिएटली उसको आंसर करेंगे XFD इज़ द लास्ट कॉलम इन एक्सेल। उसके बाद में दोस्तों हमने एक्सेल का तो पता लगा लिया कि लास्ट कॉलम कौन सा है, तो चलिए हम ये पता लगाते हैं कि लास्ट रो कौन सा है। देखिए एक्सेल में रोज 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाते हैं, तो लास्ट कहाँ तक इंक्रीज होंगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ ये हमें ले आएगा कि लास्ट एरो तक 10,48,576 ये हमारा एक्सेल का सबसे लास्ट वाली एरो है। इसके बाद कोई भी रो नहीं है, सॉरी एरो कह रहा था, रो, यहाँ से कोई भी रो नहीं है, मतलब इसके बाद में नीचे कोई भी लाइंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कि रोज में तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हम जैसे कि अगर रोज देखते हैं तो रोज में XFD इज़ द लास्ट रो, सॉरी कॉलम्स में XFD इज़ द लास्ट कॉलम, और रोज में 10,48,576 इज़ द लास्ट रो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे लास्ट सेल कौन सा है, सेल कौन सा है ये जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेल क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेल के इंट्रोडक्शन में ये जो हेडिंग मैंने बताया और ये जो नंबरिंग हेडिंग है वो भी मैंने बताया। तो नंबरिंग हेडिंग का और हेडिंग का मल्टीप्लिकेशन होके हमें मिलता है सेल्स। मतलब ये रोस है, सॉरी ये कॉलम्स है, ये रोस है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोस एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल। मतलब यहाँ पे देखिए कॉलम्स और रोस का मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है क्या, एक एक काम करने के लिए सेल। देखिए यहाँ पे एक एक सेल मिलता है। तो एक सेल, ये जो ABCD वाली कॉलम्स है, ABCD वाली कॉलम्स में लास्ट सेल नंबरिंग कौन सा है, लास्ट सेल नंबरिंग है आपका 16,384। 16,384 हमारा लास्ट सेल है। अगर हम 1 2 3 4 काउंट करके यहाँ पे आएंगे तो ये हमें बताएगा कि 16,384 इसमें सबसे लास्ट सेल होता है। उसके बाद में दोस्तों लास्ट कॉलम तो आपको लास्ट सेल होता है ABCD हेडिंग के ऊपर से, और यहाँ से आपका लास्ट कॉलम्स होता, लास्ट रो होता है 10,48,576। याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10,48,576 is the total rows in the Excel workbook and 16,384 is the total columns in the Excel। ये टोटल रो हैं, यहाँ पे कितने रो हैं बोलने से टोटल रो ये हैं, टोटल कॉलम ये हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर सेल कितने हैं, अगर हमें ये जानना है कि यहाँ पे सेल मतलब ऐसा बॉक्स कितना होता है, एक एक्सेल के अंदर ऐसा बॉक्स कितने होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इक्वल इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ में इनटू दिस एंटर। यहाँ पे देखिए 17 ट्रिलियन 17 बिलियन 986,984 टोटल। यहाँ पे अगर हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 17,179,869,184 टोटल सेल्स होते हैं। अगर आपको कोई पूछे तो कितने सेल्स होते हैं एक एक्सेल के डिफ़ॉल्ट एक्सेल के शीट में, तो आप उनको डिफ़ॉल्ट मतलब उतना ही टोटल होते हैं, इतने सारे सेल्स होते हैं। रोज 10,48,576 और कॉलम्स 16,384। कॉलम्स को हम लोग अगर लेटर्स में समझे तो XFD से भी समझ सकते हैं, मतलब XFD कहेंगे तो भी वो लास्ट कॉलम्स
ही होगा। लेकिन हम देखिए रो को इतना XFD के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसका वैल्यू निकाला है 16,384। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ये हेडिंग्स का और रोज कॉलम सेल्स का फंडा जो है। उसके बाद में दोस्तों इस तरफ आता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। आखिर में इन दोनों को तो स्क्रॉल बार कहा जाता है, लेकिन इनमें भी दो डिफरेंट टाइप के स्क्रॉल बार्स होते हैं। एक को कहा जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरे को कहा जाता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार हमें ये करता है कि ऊपर और नीचे जो भी टेक्स्ट हैं वो हमें दिखाता है, और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार हमें राइट और लेफ्ट में जो टेक्स्ट है वो दिखाने में मदद करता है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीट है। वैसे तो 13 या फिर 10/7 में टोटल डिफ़ॉल्ट सीट 3 आते थे, अभी एक्सेल में एक ही आता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे कोई भी सीट एक्स्ट्रा चाहिए तो आप 284 नंबर तक, याद रखिएगा 284 नंबर तक सीट ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे हम सीट 1 2 3 4 क्रिएट करते गए हैं। क्रिएट करने के बाद में 284 नंबर तक आप यहाँ पे सीट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए सीट ऐड करने के बाद में आप कोई भी सीट में ऐसे क्लिक करके आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जितने भी नंबर रहते हैं रीनेम, जितने भी ऑप्शंस रहते हैं रीनेम करने वाली, वो सब हम आगे देखेंगे। उसके बाद में नीचे दोस्तों यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब ये होता है कि दोस्तों कोई भी आपको कुछ भी कर रहे हो यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा। और साथ में आपको यहाँ पे 2 और ऑप्शंस रहते हैं। एक रहता है प्रिंट लेआउट। ये 3 ऑप्शन जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इनको कहते हैं प्रिंट लेआउट। और यहाँ पे ये जो जूम आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं जूम स्लाइडर। मतलब यहाँ पे आप मिनिमम 10% तक जूम को रिड्यूस कर सकते हैं और 500 तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 400 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। मतलब हमने जूम को 400 तक जूम आउट कर दिया है, और जूम इन करने के लिए हम लोग 10 तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम काम करना चाहें स्टैंडर्ड तो 100 है। स्टैंडर्ड जूम परसेंटेज हमेशा 100 रहती है, मैक्सिमम 400 और मिनिमम 10, याद रखना होगा आपको। और लास्ट में हमारा यहाँ पे है टास्क बार। टास्क बार का काम होता है दोस्तों कोई भी काम यानी टास्क को मिनिमाइज करके रखना है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं all minimized and working task are gathered in one place, that is called task bar। मतलब जो भी कंटिन्यू करने वाली टास्क है हम उसे मिनिमाइज करके टास्क बार में रखते हैं तो उसे टास्क बार कहते हैं। मतलब जहाँ पे वाइन रहती है वहाँ पे वाइन बार कहा जाता है, जहाँ पे डांसर्स रहते हैं उसको डांस बार कहा जाता है, जहाँ पर टास्क रहती है उसको टास्क बार कहा जाता है। तो दोस्तों समझिएगा इस फनी ट्रिक को। आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। इंट्रोडक्शन का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे फाइल मेनू की तरफ। आपको ध्यान में रखना होगा इस ऊपर वाले चीज़ को कहते हैं टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मैक्सिमाइज विल बी रिवर्ट इनटू रिस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज। उसके बाद में आपका आता है फाइल मेनू, टेबुलर बार, टैब रिबन्स, नेम बार, फार्मूला बार, हेडिंग्स, नंबरिंग हेडिंग्स, सेल्स, रोज, कॉलम्स, सीट्स, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। उसके बाद में आपका आता है स्टेटस बार, प्रिंट लेआउट्स, जूम स्लाइडर, टास्क बार। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना होगा। आप कंप्लीटली आप एक्सेल का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम जो आएगा उसका थोड़ा सा रिकैप आपको दिखा देते हैं। जैसे हम जनवरी टाइप करके ऐसे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के साथ साथ में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये चीज़ कहाँ से बन रहा है, जैसे कि हम संडे टाइप करके ड्रैग करते हैं, SUN संडे टाइप करके ड्रैग करते हैं तो ऐसे ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करने के बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये कैसे हो रहा है कि क्योंकि मैं कोई अगर मेरा फ्रेंड का नाम या फिर खुद का नाम टाइप करूं तो यहाँ पे ड्रैग करने के बाद में नहीं आता है, क्योंकि ये सेम वैल्यू प्रेजेंट करता है। मेरा भी फ्रेंड लोग का नाम नीचे आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। ये क्यों नहीं आया और आने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आज का वीडियो था सिर्फ इंट्रोडक्शन का, तो हमने ये एक्सेल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइड करके देखिए, रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और जैसे ही आप इंट्रोडक्शन का वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे फाइल मेनू की ओर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं कि फाइल मेनू में आखिर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ले जाना चाहेंगे फाइल मेनू के पहले ऑप्शन इन्फॉर्मेशन पे।
फाइल मेनू एक ऐसा मेनू होता है या फिर ऐसा ऑप्शन होता है कि डॉक्यूमेंट में सारे सेटिंग्स रिलेटेड ऑप्शन और प्रोटेक्ट रिलेटेड ऑप्शंस, प्रिंट रिलेटेड ऑप्शंस यहीं पे मिले जाते हैं। तो दोस्तों बाकी सारे रिबन के मुताबिक ये थोड़ा खास होता है, इसीलिए इस एक ही रिबन को हमने सेपरेट नाम दिया है फाइल रिबन। ये 2007 वर्जन में या फिर 2003 में इसको ऑफिस बटन भी कहा जाता था। ऐसे ऊपर एक ऑफिस बटन आता था जिसको हम ऑफिस बटन कहते थे, लेकिन यहाँ पे ऑफिस बटन को हटा के अभी फाइल रिबन आ गया है, इसीलिए हम इसको फाइल मेनू कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, फाइल में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है, एक एक करके हम क्लियर करते जाएंगे। इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। हम जिस पर भी अभी काम कर रहे हैं ये पूरा सीट मिलाकर एक वर्कबुक होता है। जैसे हमने पहले सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सीट, कलेक्शन ऑफ सीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। मतलब रोज एंड कॉलम्स मिला के एक सेल होता है और ऐसे ऐसे सेल जुड़ के एक सीट बनती है, ऐसे सीट्स मिला के एक बनता है पूरा का पूरा वर्कबुक, और ऐसे सारे के सारे वर्कबुक मिलाकर बनता है हमारा एक्सेल। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि हम एक्सेल बुक को कैसे, एक्सेल के वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल के वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हमारे पास है, उनमें से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल, पहले देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी डेटा बना लेते हैं। कुछ भी करने से पहले हम थोड़ी अगर डेटा बना लें तो हमें समझने में आसानी होगी। हमने थोड़ी सी यहाँ पे डेटा बना ली है, 1 into 2, 2 into 4, 1 2 2 and 4। इसको हम अभी थोड़ी सी जैसे ड्रैग कर देंगे, डेटा बन जाएगी हमारी प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए थोड़ी सी डेटा बना ली हमने। उसके बाद हम करेंगे क्या, अभी देखिए सब कुछ एडिटेबल है, यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सभी एक्टिवेट है, बोल्ड करना हो, अनबोल्ड करना हो, इटैलिक अनइटैलिक करना हो, या फिर यहाँ पे अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, कुछ भी कलर पॉइंट करना हो, ये पूरा का पूरा हमें अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही हम प्रोटेक्ट करते हैं, एक ये बेसिक सा प्रोटेक्शन होता है मार्क एज फाइनल। मतलब आपने इस डॉक्यूमेंट को फाइनल हिसाब से मार्क कर दिया, मतलब आपने फाइनलाइज कर दिया कि इस डॉक्यूमेंट में अभी आगे काम नहीं होगी, होगी भी तो हमारी मर्जी से। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के साथ साथ आपको एक पूछा जाएगा, दिस वर्कबुक विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव्ड। मतलब हमने अब तक ये सेव नहीं किया है, इसीलिए ये वर्कबुक को फाइनल हिसाब से मार्क करने के बाद में हम सेव करेंगे बोल के हमको कंप्यूटर बता रहा है, तो हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमको सेव का डायलॉग बॉक्स ये आ जाएगा, ये आपको आगे मिलेगा सेटिंग क्लास में सेव कैसे करते हैं। तो हमने डिफ़ॉल्ट नाम के हिसाब से सेव कर दिया। सेव करने के बाद में देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा ऑप्शन जो है हाइड हो गया और कुछ भी एक्टिवेट नहीं है। मतलब ये फाइनली मार्क हो गया। आपको डॉक्यूमेंट डेटा कहीं पे भेजना है तो आप ऐसे भेज सकते हैं कि कोई छेड़खानी ना कर दे आपके डेटा के साथ, लेकिन ये बहुत बेसिक सा प्रोटेक्शन होता है। इसमें अगर यहाँ पे एडिट एनीवे पे क्लिक कर दे तो ये फिर से इनेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, या फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे मार्क एज फाइनल पे क्लिक कर दे तो ये सब कुछ ठीक ठाक पहले जैसा बन जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी मैं नंबर इनपुट करूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मार्क एज फाइनल कह के आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मार्क एज फाइनल क्या चीज़ होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है, हमको अगर फिर से इनेबल करना हो तो एडिट एनीवे पे क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा फिर से इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मार्क एज फाइनल के बाद में दूसरा ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। मार्क एज फाइनल एक बेसिक सा, एक बहुत ही बेसिक सा प्रोटेक्शन था जो कि एक ही क्लिक में हम फिर से इनेबल कर सकते थे, लेकिन छोटे मोटे चीज़ों से हम प्रोटेक्टेड हो इसीलिए हम मार्क एज फाइनल का यूज़ करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का मतलब होता है दोस्तों, इससे हम पासवर्ड में प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है ये चीज़। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ साथ हमें यहाँ पे पूछा जाएगा कि कोई एक पासवर्ड लगाने के लिए, जैसे हम पासवर्ड 1 2 3 4, मतलब मैंने 4 बार 1 दबा दिया। उसके बाद में फिर ओके किया, फिर कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा 1 2 3 4, मैंने फिर से 4 1 1 1 1 इनपुट कर दिया। उसके बाद में मैंने फिर ओके किया। ओके करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आके आपको एक बार सेव पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में देखिए ये वर्कबुक में क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे फिर मैं जाके ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये लगता है यहाँ पे सेव किया था। देखिए द पासवर्ड वर्कबुक इज प्रोटेक्टेड, बुक नंबर 1 एक्सएलएस इज प्रोटेक्टेड। पासवर्ड देना है, जैसे हमने पहले पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड सेम यहाँ पे इनपुट करना है।
करने के बाद में ओके करने से ये फिर से ओपन हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है हम एडवांस प्रोटेक्शन इसको दे सकते हैं। मतलब हमारे पास पासवर्ड नहीं है तो हम ओपन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि अगर आपने अभी लॉक करके 2-3 साल बाद ओपन करने के लिए ट्राई करेंगे तब भी पासवर्ड पूछेगा। लेकिन अगर आपने एक बार पासवर्ड भूल गए तो ये आपको रीओपन करके नहीं देगा। मतलब आपको कभी भी पासवर्ड चाहिए ही चाहिए। आपको कुछ भी एडिट करने के लिए पासवर्ड ज़रूरी होता ही है। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड के लिए दूसरा ऑप्शन हमने प्रैक्टिस कर लिया। अभी देखिए ये पासवर्ड को कैसे हटाया जाए कि मैं फिर से खोलूँगा, फिर से पासवर्ड पूछेगा। मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे उसके लिए? फिर फाइल ऑप्शन में जाएंगे। फाइल ऑप्शन में यहाँ पे हम जो ऑप्शन में पासवर्ड अप्लाई किए थे एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड, इसको फिर से यहाँ से ऐसे करके डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में मैन्युअली डिलीट करने के बाद में फिर ओके कर देंगे। देखिए यहाँ से वो हाईलाइटेड पॉइंट हट गया है। इसका मतलब क्या हुआ? फिर सेव कर देंगे। इसका मतलब अभी पासवर्ड नहीं है। मैं जैसे कि इसको ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए अब पासवर्ड हमें नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड अप्लाई करने के लिए और या फिर हटाने के लिए आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी। मार्केस फाइनल मतलब बेसिक प्रोटेक्शन होता है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड मतलब पासवर्ड के साथ में लॉक किया जाता है, लेकिन पासवर्ड भूल गए तो आप डॉक्यूमेंट को रीगेन नहीं कर सकते। इसीलिए पासवर्ड याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप पासवर्ड लगाए ही ना। उसके बाद में प्रोटेक्ट करेंट सीट। प्रोटेक्ट करेंट सीट का मतलब होता है कि हम अभी के वाले जो सीट है उसको प्रोटेक्शन दें। मतलब टोटली वर्कबुक को नहीं, एक सीट को प्रोटेक्शन दें। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको रेंज पूछा जाएगा कि आप किन किन चीज़ों पे प्रिवेंशन करना चाहते हो, किन किन चीज़ों पे लॉक लगाना चाहते हो। मैंने ऐसे 2-3 क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ में मैंने पासवर्ड दे दिया, जैसे कि 1 2 3 4। उसके बाद में फिर मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में फिर हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे फिर मैंने 1 2 3 4 लगा दिया, ओके कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने ओके किया, ओके करने के बाद में मैं एक बार सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में देखिए यहाँ पे the cells or the chart you are trying to change is the protected sheet. To make change and protect sheet you might be request to enter password। मतलब ये हमारा sheet protected हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो आपको फिर अनप्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन हम आपसे पासवर्ड की रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा हमें ये वार्निंग मैसेज बता रहा है। लेकिन देखिए हम दूसरा कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड करना हो, आपको कोई कलर देना हो या आपको कोई अंडरलाइन करनी हो, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने वहाँ पे जो हमको प्रोटेक्शन पूछा गया था उनमें हमने ये सब नहीं कर सकते बोल के हमने टिक नहीं दिया था। तो देखिए हम फिर वहाँ से अनप्रोटेक्ट करेंगे। फाइल मेनू में यहाँ से प्रोटेक्ट करेंट सीट में फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट आया है, हमें फिर वही पासवर्ड अप्लाई करना है जो हमने दिया था 1 2 3 4 और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे फिर सब कुछ इनेबल हो गया है, हमें फिर पासवर्ड नहीं पूछा जा रहा। दोस्तों आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक एक करके सीखते जा रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी आप एक्सेल में मास्टर बनने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी तक तीन प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद में आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर जो प्रोटेक्ट होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जैसे कि हम अभी देखिए यहाँ पे पहले थोड़ी सी डिलीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी सीट्स है वो सीट्स हमने थोड़ी सी डिलीट कर ली है। डिलीट करने के बाद में देखिए यहाँ पे दूसरा सीट अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके इस प्लस वाले बटन में क्लिक करके आसानी से ले सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ये फाइल मेनू के ऑप्शंस पे जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में फिर मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा, विंडोज़ एक्टिवेट नहीं होता है, यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा पासवर्ड 1 2 3 4। मैंने पासवर्ड लगा दिया, उसके बाद में ओके किया, फिर री एंटर पासवर्ड 1 2 3 4। उसके बाद में फिर मुझे ओके करना पड़ा, मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर सीट लेना चाहूँ तो मैं नहीं ले सकता। ये देखिए न्यू सीट में नहीं क्लिक कर पा रहा। बाकी सब तो हो जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन है। मतलब ऐसे जैसे आप न्यू सीट नहीं ले सकते, वैसे आप इस हेडिंग वगैरह को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे
फीचर डिसेबल हो जाती है प्रोटेक्शन को, स्ट्रक्चर को कस्टमाइजेशन करने की, वो आपको आगे आगे समझ आ जाएगा। हाल फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये न्यू सीट नहीं ले सकते, मतलब ये स्ट्रक्चर का एक प्रोटेक्शन है। अगर आपको फिर उसे अनप्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4, सॉरी मैंने 4 एक ही दबाया था, 1 1 1 1। उसका बाद में मैंने जब ओके कर दिया तो फिर अनप्रोटेक्ट हो गया, यहाँ से मैं सीट ले सकता हूँ। तो दोस्तों आप धीरे धीरे समझते गए होंगे कि प्रोटेक्ट वर्कबुक में कितने सारे ऑप्शन है। उसके बाद में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि दोस्तों आप सर्वर से भी एक्सेस को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, मतलब आप डिजिटल सिग्नेचर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या फिर डॉक्यूमेंट से ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका डिजिटल सिग्नेचर पहले होना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर आपका जनरेटेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये ऑप्शंस आई होप कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। मार्केस फाइनल का मतलब एक बेसिक से प्रोटेक्शंस, कोई भी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्लिक में वो फिर अनप्रोटेक्ट हो जाएगा और कोई भी कर पाएगा। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का मतलब ये होता है कि दोस्तों कोई भी आपका पासवर्ड हुए बिना या फिर कोई भी आपका पासवर्ड जाने बिना आपकी डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि आप भी ओपन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पासवर्ड देना ही होगा। प्रोटेक्ट करेंट सीट का मतलब ये होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट की एक ही सीट अगर आपको प्रोटेक्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। कोई भी वर्कबुक की आपको एक ही सीट प्रोटेक्ट करनी है तो कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। ये स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा। यही थी मेन ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली। और ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस सर्वर से लॉक करने के लिए, कॉपी प्रिंट एडिट वगैरह करने के लिए, ये आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली लास्ट तक। और ये ऐड डिजिटल सिग्नेचर, मतलब डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका डिजिटल सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये चेक फॉर इश्यूज़ के लिए, चेक फॉर इश्यूज़ में यहाँ पे भी ऑप्शन है दोस्तों। आपको अगर बहुत 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 स्मार्ट बनना है तो आपको बहुत 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 पेशेंस रखना होगा। आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझना होगा, लेकिन एक ऑप्शंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कभी कभी इस एक ऑप्शंस के लिए आप तरस जाओगे। अब भी आप ठीक से नहीं समझोगे तो पीछे के लास्ट में अगर जब काम करोगे तो बहुत सारे दुविधा आपके सामने पड़ सकती है। देखिए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, हम बिना कीमती वक्त गवाए आगे बढ़ते रहते हैं, बीच बीच में आपसे हम बातें भी करते जाएंगे। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि दोस्तों इंस्पेक्ट करना, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना। चेक द वर्कबुक फॉर हिडन प्रॉपर्टीज और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब देखिए इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जो इंस्पेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक पुलिस के हेड रहते हैं इंस्पेक्टर, उनको इंस्पेक्टर क्यों कहा जाता है कि ताकि वो इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, पड़ताल करना, किसी चीज़ के बारे में, कुछ छुपाए हुए प्रॉपर्टी के बारे में या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर क्राइम वगैरह के बारे में इंस्पेक्ट करना को कहते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्ट करने वाले को कहते हैं इंस्पेक्टर। तो देखिए डॉक्यूमेंट में भी ऐसा एक ऑप्शन है कि अगर कोई हमें कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा है तो कहीं उसने कुछ छुपा तो नहीं दिया या फिर हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ हिडन प्रॉपर्टीज या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर आ गया है अभी बंदूक लेके, तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट को वो इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट क्या क्या करने वाला है यहाँ पे चेक हो गया है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इंस्पेक्ट नहीं करवाना तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सारे के सारे करवाने हैं इसलिए मैंने चेक कर दिए। यहाँ पे देखिए कमेंट्स, डॉक्यूमेंट, डेटा, कंटेंट, टास्क, पिवट टेबल, एम्बेड लिंक, बहुत सारे चीज़ की ये करेगा इंस्पेक्ट। इनविजिबल कंटेंट सारे के सारे, इसलिए हम अभी यहाँ पे इंस्पेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के साथ साथ देखिए डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर ओपन हो गया, पूरा का पूरा इंस्पेक्ट किया। ज़्यादा कुछ इंस्पेक्ट करने वाला उसको नहीं मिला, इसीलिए उसने एक ही चीज़ मिला है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज वॉज फाउंड, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी ऑर्डर। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ मिला है, जैसे कि ऑर्डर मिला है, रिलेटेड डेट मिला है, एब्सोल्यूट पाथ मिला है, प्रिंटर प्रॉपर्टी वगैरह मिला है। क्या करो बोल के सबको निकाल दो, सबको निकाल दिया, ठीक। री इंस्पेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्लोज हो गया। मतलब आपका कुछ भी छुपा हुआ कुछ भी है तो ये आसानी से आपको ढूंढ के निकाल देगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन है चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये जो एक्सेसिबिलिटी है, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, रुकिए। चेक एक्सेसिबिलिटी
देखिए चेक एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि चेक द वर्कबुक फॉर द कंटेंट दैट द पीपल विद द डिसेबिलिटीज माइट फाइंड डिफिकल्ट टू रीड। मतलब ये देखिए आप जो वर्कबुक बना रहे हो, जिस पर आप काम कर रहे हो, जो पर्सन से डिसेबिलिटी होते हैं या फिर आंखों से ठीक से नहीं देखते हैं, कुछ चीज़ तकलीफ होती है, क्या वो भी आपके डॉक्यूमेंट बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं? आपको इस चीज़ के बारे में चेक करना है। देखिए क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद में सीट 1 में देखा, सीट 1 में यहाँ पे क्या आ रहा है इन्फॉर्मेशन, ये देखिए डिफ़ॉल्ट सीट नेम लाइक सीट 1 में मेक नेविगेशन थ्रू द वर्कबुक मोर डिफ़िकल्ट फॉर पीपल, इन्फॉर्मेशन फाउंड। मतलब ये वर्कबुक कुछ सीट 1 नीचे है, किसी को दिखाई नहीं पड़ सकता है, ऐसे मुझे क्या बता रही है। देखिए रीनेम की सॉरी ये सीट 1 एक डिफ़ॉल्ट एक्सेल का सीट 1 है या फिर डिफ़ॉल्ट नेम होता है एक्सेल का, इसीलिए किसी को सीट 2 सीट 3 में अगर आप ऐसे बहुत सारे सीट क्रिएट करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि अंदर क्या है, इसीलिए रीनेम करो। रीनेम करके आपकी इस सीट में पर्टिकुलर क्या डेटा है वो यहाँ पे लिख दो, ऐसा कह रही है। मतलब हमको ब्रीफ एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करते हैं कि मुझे कहाँ पे क्या सुधारना चाहिए। सीट 2 पे भी सेम वही सुधारना चाहिए, सीट 3 सीट 4 सीट 5। मतलब यहाँ पे देखिए मेनी सीट इंसर्टेड है और मेनी सीट्स में हमने कोई भी डेटा नहीं है, हमको पता है, उनको पता नहीं है। उनको क्या पता है कि भाई यहाँ पे जो भी सीट के अंदर डेटा है एक ही नाम के सीट रहेंगे तो डेटा फाइंड आउट करने में मुश्किल पड़ जाएगी। आप सीट में नाम दे दो। सीट में नाम देने के लिए क्या करने के लिए कह रहे हैं, ये देखिए रीनेम सीट हाउ टू फिक्स। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हाउ टू फिक्स द नेम शुड बी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट विच फाउंड ऑन द सीट, ब्लैंक सीट शुड बी रिमूव्ड टू रीनेम अ सीट। देखिए फिक्स इशू रीनेम करने के लिए राइट क्लिक ऑन द सीट टैब, यहाँ पे राइट क्लिक करने के लिए कह रही है। यहाँ पे देखिए रीनेम करना है, रीनेम के लिए क्लिक करने के लिए कह रही है। क्लिक करने के लिए कहने के बाद में उसमें नाम देना है, जैसे कि मिल्क रिपोर्ट, मिल्क रिपोर्ट। अब हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये मिल्क का रिपोर्ट है। और जो भी ब्लैंक सीट है उनको रिमूव कर दो, उनको नहीं चाहिए। टू डिलीट अ सीट, देखिए राइट क्लिक और डिलीट के ऑप्शंस मुझे दिखा रहे हैं कि ये जो भी ब्लैंक सीट है उनको डिलीट कर दो, तब जाके एक अच्छी सी रिपोर्ट बन पाएगी। ऐसे हमें एक्सेसिबिलिटी चेकर बता रही है। तो दोस्तों ये पूरा का फंडा था, हमने बताया आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक्सेसिबिलिटी कैसे चेक की जाती है वर्कबुक में। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों चेक कंप्लेटेबिलिटी। कंप्लेटेबिलिटी मतलब देखिए आप एक्सेल 2016 में काम कर रहे हैं, लोअर वर्जन से अपर वर्जन अपग्रेड होते हैं तो आपका सपोर्ट करता है। क्या आपका सपोर्ट करता है तब भी जब अपर वर्जन से लोअर वर्जन में एक्सपोर्ट करें चीज़ें? यही जानने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन चेक कंप्लेटेबिलिटी। चेक कंप्लेटेबिलिटी मतलब आप जब 2007 में काम कर रहे हैं और उसी फाइल को आप किसी की कंप्यूटर 2010 में या फिर 13 में 16 में 19 में ओपन करते हैं तो वो बड़ी आसानी से ओपन हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई अपर कॉन्फ़िगरेशन से होता है तो अपर वर्जन में ही होती है। लेकिन जब आप उससे नीचे वाले वर्जन में, जब सपोज आप 2016 में कुछ बना रहे हैं और 2003-7 में या ओपन करना चाहते हैं या फिर 10 में ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन होगा कि नहीं, इसको लेकर बड़ी दिक्कत सी पैदा हो जाती है कि हम क्या करें। तो हम यहाँ पर पहले ही चेक कर सकते हैं जो छोटे छोटे वर्जन से जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं मिलती, जैसे कि हो गया यहाँ पे देखिए नो समरी फाउंड, सॉरी इफ़ द वर्कबुक सेव्ड अर्लियर द फाइल फॉर्मेट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्यूचर भी नॉट अवेलेबल। मतलब ये हमको बता रहा है कि पहले कोई वर्जन में सेव करने वाली हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, अगर होती तो ये हमें बता देती। चेक कंप्लेटेबिलिटी, थोड़ी सी मैं डेटा बना लूँ उसके बाद फिर आपको बताऊंगा, रुकिए। और सॉरी ये हमको क्या बता रहा है, नो कंप्लेटेबिलिटी इश्यूज वर फाउंड। मतलब हमने जो भी डेटा यहाँ पे दिया है, हम जो डेटा यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं उसमें से कोई यहाँ पे कुछ कंप्लेटेबिलिटी की इशू नहीं है कोई भी वर्जन में। मैं थोड़ी सी एडवांस तरीके से आपको समझाता हूँ। ये तरह का चार्ट ले लेता हूँ, एक ये चार्ट ले लिया। चार्ट लेने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ताकि ये चार्ट 2003-7 में आई थिंक नहीं था लगता है। यहाँ पे देखिए एक चेक इशू, चेक कंप्लेटेबिलिटी अभी भी, हाँ कोई भी इशू नहीं है, ये भी इशू नहीं है। मतलब ये दूसरे वर्जन में सपोर्ट करेगा या नहीं वही दिखाता है, जो भी इशू है आपको बता देता है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा।
ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे नहीं होते। मतलब मान लो 2016 में जो ऑप्शंस है 2003 में या फिर 7 में नहीं है, तो वो बता देगा कि ये सपोर्ट नहीं होगा, इसको आप रिमूव करो या फिर अल्टरनेटिव कुछ करो, ऐसा करके बता देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा ये जो ऑप्शंस है। ऑप्शन देखिए, हम एक ही ऑप्शंस के अंदर हैं अब तक अंदर है ही। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब था डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना, जैसे हमारा इंस्पेक्टर घर को इंस्पेक्ट करता है, किसी की हिडन प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करता है, वैसे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब हम कुछ भी चीज़ जो अनवांटेड डॉक्यूमेंट में है या किसी चीज़ की वजह से किसी को पढ़ने के लिए दिक्कत हो तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हम कर सकते थे, हमने किया। कंप्लेटेबिलिटी मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी इशू नहीं है, ये टिक मार्क आ रहा है बस, ठीक ठाक ओके है या नहीं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे है मैनेज वर्कबुक। मैनेज वर्कबुक ऑप्शंस मतलब आपने सपोज मान लीजिए कोई काम आप कर रहे थे, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, आपने मान लीजिए कोई काम कर रहे थे, करते करते आपका अचानक से पावर ऑफ हो गया, फिर कंप्यूटर शट डाउन हो गया, आपने सेव नहीं किया और आपने यहाँ पे जो ऑप्शंस होता है ऑटो रिकवर सेव का, यहाँ पे सेव में होता है एक ये ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन इन एवरी 10 मिनट, ये भी आपने डिजेबल कर रखा था, आपने ये भी नहीं दिया था। तो क्या होगा कि आपका डेटा जो है लॉस होना है, पक्का 100% आपका डेटा जो लॉस हो जाएगा। आपने कुछ किया था, डेटा रेडी किया था, फिर इनवॉइस वगैरह बनाया हुआ था, प्रोजेक्ट वगैरह, लेकिन आपने सेव नहीं किया था अनफॉर्चुनेटली, तो आपने पटाख से लाइट चला गया या फिर कुछ कंप्यूटर फेल हो गया, पावर ऑफ हो गया, फिर कुछ भी एक इशू हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, फिर आप जब खोलेंगे तो रैम तो डेटा कैच करके रखती नहीं है, तो फिर आप हार्ड डिस्क में जाकर डेटा लोगे तो वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपने सेव नहीं किया था। तो आप ऐसी कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद में देखिए मैनेज, ये ऐसा नहीं है कि 100% आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है चांसेस आपको मिले, मतलब ऐसे चांसेस 50% रहती है कि आपको यहाँ से वो डेटा रिकवर मिले। रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपने जो भी डेटा लिया था उसका लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके ओपन करने से आपको सेम फिर एक बार सेव करने के लिए पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इन ऑप्शंस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, आप थोड़ा पेशेंस से देखिए, कंप्लीटली सीखिए। उसके बाद में देखिए ब्राउज़र व्यू ऑप्शंस, ब्राउज़र व्यू ऑप्शंस शीट में दिखाना चाहेंगे, आइटम्स में दिखाना चाहेंगे, चार्ट में दिखाना चाहेंगे या फिर एंटायर वर्कबुक दिखाना चाहेंगे, जो भी आप दिखाना चाहेंगे ओके कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली व्यू हो जाएगा ब्राउज़र में। ठीक है, पैरामीटर्स ब्राउज़र्स ये आपको ऑटोमेटिकली व्यू हो जाएगा, या फिर चार्ट 1 को आप ओके कर देंगे तो उसका एक ब्राउज़र व्यू क्रिएट कर लेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? देखिए हम पहले ऑप्शन कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे ये जो बुक 1 का इन्फॉर्मेशन ऑप्शन है। उसके बाद में राइट साइड में देखिए यहाँ पे आएगा आपका प्रॉपर्टीज़ में साइज़, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे देखिए एडवांस प्रॉपर्टीज़ भी है। एडवांस प्रॉपर्टी आप फिल कर सकते हैं, आपको टाइटल क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या चाहिए, ऑथर कौन है, मैनेजर, कंपनी, कैटेगरी, कीवर्ड, कमेंट, हाइपरलिंक बेस, आपका क्या चाहिए, जनरल का जो समरी है आपको देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स व कंटेंट, या फिर कस्टम भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल वाइज आप कस्टम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फिल कर सकते हैं पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, जैसे अब। और दूसरा जो नॉन राइटेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप साइज़ 12.9 KB का बन चुका है डॉक्यूमेंट, वो आपको यहाँ पे बता देगा। उसके बाद में आप टाइटल दे सकते हैं, टैग दे सकते हैं, कैटेगरी दे सकते हैं, लास्ट कब आपने मॉडिफाई किया था वो दे सकते हैं, कब क्रिएट किया था वो देख सकते हैं, लास्ट कब प्रिंट किया वो भी यहाँ पे आ जाएगा अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट किया, ऑथर कौन है, आपने लास्ट कब मॉडिफाई किया था, रिलेटेड कौन सा डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं, एडवांस प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, रीडेबल और नॉन रीडेबल, रीराइटेबल और ऑनली रीडेबल, मीन्स जो सिर्फ पढ़ने वाली और पढ़ के लिखने वाली, ऐसे 2 टाइप के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो दोस्तों देखिए ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का था, इतना सारा करीब करीब आपका 15 मिनट 20 मिनट तो इन्फॉर्मेशन में गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू में पहले मैंने एक बार बताया था आपको कि कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ से ले सकते हैं ऑनलाइन के लिए, तब हमने दिखाया था इंटरनेट सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाया था कि यहाँ पे दूसरे बिजनेस प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे आते हैं, वर्ड में एक्सेल में कितने रहते हैं। तभी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, आपको याद होगा शायद, कि अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ डिफ़ॉल्ट 4-5 ही प्रेजेंटेशन आएंगी, जो कि एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट है एक्सेल के लिए, और बाकी के नहीं आएंगे। यहाँ पर सर्च करने वाली ऑप्शन भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास इंटरनेट सिस्टम कनेक्टेड नहीं है और वो डेटा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सर्वर में, इसीलिए वो आपको अभी प्रेजेंट नहीं कर सकता। दोस्तों देखिए ये सेम इंसर्ट हो गया जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये बिलिंग स्टेटमेंट हमको
ब्लैंक वर्कबुक चाहिए तो ब्लैंक वर्कबुक कर सकते हैं। उसके बाद में ये न्यू, आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू किस लिए यूज़ करते हैं। न्यू से हम ब्लैंक वर्कबुक, बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर, एक्सपेंस रिपोर्ट, टाइम कार्ड, सेल्स रिपोर्ट, पर्सनल मंथली बजट, लोन सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है ओपन। ओपन का मतलब होता है कोई भी पुराना सेव किया हुआ फाइल को ओपन करना। जैसे कि हम सपोज़ हमने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, MDCA, वर्क फैकल्टी ट्रैकिंग, ये सभी पहले सेव किया हुआ था, तो हम सेव करने वाले फाइल को फिर ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हमको कुछ रिसोर्सेज दिए रहते हैं, जैसे कि रिसेंट, मतलब हमने रिसेंटली जो सेव किए वहाँ से ओपन करेंगे, या फिर ऑन ड्राइव से ओपन करेंगे। ऑन ड्राइव मतलब एक क्लाउड सर्विस होती है कि जो भी फाइल हम बनाते हैं उसको ऑन ड्राइव में अगर सेव करेंगे तो वो फाइल कभी भी कहीं से भी डिलीट होने से फिर रीगेन हो सकती है, लेकिन ये प्रो यूज़र को मिलती है। दिस PC मतलब हम कंप्यूटर से लेंगे, या फिर कोई प्लेस हम ऐड करेंगे, बिजनेस ऑन ड्राइव या फिर ऑन ड्राइव, या फिर ब्राउज करेंगे। हम क्या करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, हमसे पूछा जा रहा है। हम सिंपली बोल देंगे हम रिसेंट से ओपन करेंगे। ये सारी हमारे अभी कंप्यूटर में फीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑन ड्राइव हमारी लॉगिन नहीं है। दिस PC से हम यहीं से कर ही सकते हैं, प्लेस ऐड नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया कोई भी एक फाउंडेशन डिटेल्स। यहाँ पे देखिए फाउंडेशन डिटेल्स को मैंने ओपन किया, गोला हल्दी, विनायक नगरा है, एनग्रा गेट, जिग्नी स्टाफ, गुरुकुला स्कूल। कहाँ से, ये अलग अलग ब्रांचेस के जैसे कि फाउंडेशंस के डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करके आराम से काम कर सकते हैं। मतलब पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ अगर हमको ओपन करना है, देखिए फाउंडेशन डिटेल्स ऊपर आ गया, तो हम यहाँ से आके ओपन कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी इशू आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सेव ओपन, आप समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेव की तरफ। लेकिन मैंने जहाँ देखिए सेव में क्लिक किया, ये फिर सेव एस में आकर हाईलाइट हो गया। मैंने न्यू में क्लिक किया था, न्यू में हाईलाइट हो गया था, फिर क्लिक हो गया, सॉरी। देखिए मैंने यहाँ पे न्यू में क्लिक किया, ये न्यू में हाईलाइट हो गया। लेकिन मैं जब सेव में क्लिक करता हूँ तो सेव एज में हाईलाइटेड होता है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जब हम पहली बार कोई चीज़ सेव करते हैं, कुछ चीज़ के लिए हम पहली बार सेव करने के लिए जाते हैं, तो वो सेव एज के नाम से कहलाता है। मतलब फर्स्ट टाइम सेव विल बी कंसिडर्ड एज सेव एज इन द डॉक्यूमेंट। लर्न अमराइजेशंस, देखिए यहाँ पे सेव एज मतलब सेव और सेव एज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सेव का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर आप वर्कबुक, डॉक्यूमेंट आप जिसमें भी काम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में बार बार ओपन करने के लिए सेव करो, या फिर आप सेव एज करके उसको फिर से कोई नाम या फिर लोकेशन डिफाइन कर दो। देखिए मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ। डॉक्यूमेंट को जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैंने इसको फाइल मेन्यू में जाके मैंने सेव किया, सेव एज बोल के आ रहा है। उसके बाद में मैंने दिस PC का लोकेशन चूज़ किया। चूज़ करने के बाद में मैंने डेस्कटॉप लिया, लोन अमोर्टाइजेशन में मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ऐड करूँ, कुछ भी मैंने अगर यहाँ पे प्लस करूँ, तो फिर मुझसे नाम वगैरह नहीं पूछा जाएगा। देखिए मैंने कुछ ऐड किया, ऐड करने के बाद में मुझसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है। मतलब कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन अप्लाई किया हुआ है। इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ नंबर लिखने की परमिशन नहीं मिली। मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे 212 एक डेटा ऐड कर दिया, फिर अगर मैं सेव करने जाऊँ तो सेम वही लोकेशन पे सेव हो गया लास्ट टाइम जहाँ हमने सेव एज किया था। मतलब देखिए सेव का मतलब होता है हमें जस्ट सेव करना, और सेव एज का मतलब होता है कि फिर से उसको सेव करके कोई दूसरा नाम या लोकेशन देना। अगर मैं इसी चीज़ को अगर फिर से सेव करूँ तो हमें कोई नाम वगैरह नहीं पूछेंगे, तो हमें ये नेम चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव एज में क्लिक करेंगे और दिस PC क्लिक करेंगे, ताकि हमको फिर से पूछा जा रहा है। और यहाँ पे हम लिख देंगे YGV,
ठीक है। उसके बाद में हम फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद में देखिए हमारा फाइल्स भी डुप्लीकेट हो गया और हम दोनों फाइल भी क्रिएट करें। एक यहाँ पे देखिए ये लोन है, एक यहाँ पे YGB। दो फाइल में सेम कंटेंट है लेकिन ये सेव किया हुआ है और सेव एज किया हुआ है। ठीक है, ये सेव किया वाला फर्स्ट टाइम सेव किया तो सेव एज ही कहलाएगा और ये भी सेव एज ही कहलाएगा। मतलब इसमें हम कुछ अगर सेव करेंगे तो ये यहीं पे आके सेव हो जाएगा, सेव एज करेंगे तो इसे नए नए फाइल बनते जाएंगे। तो आपको सेव और सेव एज का डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ जहाँ है प्रिंट। प्रिंट में देखिए प्रिंट हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्रिंट ऑप्शंस में हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। प्रिंट अगर मालूम नहीं हुआ तो हमारा पेपर कलर सब वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हम प्रिंट को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉपीज़ आ रहा है। कॉपीज़ का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप कितनी दोगे। मतलब आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हैं और दोनों के 2-2 प्रिंट करने हैं तो आपको 2 कॉपी देना होगा, ना कि 4 कॉपी, क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट के 2-2 कॉपी प्रिंट करने हैं ना आपको, इसीलिए आप यहाँ पे 2 कॉपी दोगे। ठीक है, यह कॉपी में कंफ्यूज होते हैं लोग, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर बाद में आपको आना है प्रिंटर की तरफ। आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है, जो भी प्रिंटर रेडी है आपके कंप्यूटर में। अभी हमारा यहाँ पे कोई भी प्रिंटर रेडी नहीं, सब ऑफलाइन है, इसलिए हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए प्रीव्यू दिखा देता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देता है सेटिंग्स। सेटिंग्स मतलब आप किस चीज़ को प्रिंट करने वाले हो। प्रिंट करने वाले हो एक्टिव सीट, मतलब जो सीट अभी आपके पास है एक्टिव, आपने जहाँ से प्रिंट करने के लिए यहाँ आए हो उस सीट को प्रिंट करोगे, या फिर एंटर वर्कबुक को प्रिंट करोगे, या फिर जो सिलेक्शन है उसको प्रिंट करोगे। एक्टिव सीट करने से देखिए यहाँ पे पेज 1 of 1 आ गया। एंटर वर्कबुक करने से भी 1 of 1, क्योंकि दूसरी सीट में कोई डेटा है ही नहीं। उसके बाद में देखिए प्रिंट सिलेक्शन करने से हम सेलेक्ट करेंगे इतना ही सेलेक्ट करेंगे तो इतना ही प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन, देखिए मैंने जितना सेलेक्ट किया था उतना ही प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है, मतलब इतना ही प्रिंट होगा। उसके बाद में आप कस्टम प्रिंट भी कर सकते हैं। कस्टम मतलब प्रिंट का मतलब ये होता है कि आपका पास लार्ज नंबर ऑफ प्रिंट पेज है तो आपको यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना है। मान लीजिए आपका प्रिंट करने के लिए पेज है 1000 कॉपी, 1000 कॉपी में से आपको 5 कॉपी टू 15 कॉपी के बीच में, 5 कॉपी से 15 कॉपी के बीच में प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 5 to 15, ये ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट 5 से 15 में के बीच में कर देगा, ना कि पूरा करेगा। ठीक है, तो प्रिंट ये 1 साइड बोथ साइड यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। आपको एक तरफ प्रिंट चाहिए कि दोनों तरफ चाहिए। ठीक है, तो कोलेटेड अनकोलेटेड मतलब सीरियल नंबर के बेस में, कोलेटेड मतलब सीरियल नंबर के बेस में, अनकोलेटेड मतलब पेज नंबर के बेस में आपको प्रिंट निकलेगा। ये अगर बार समझ में नहीं आए तो हमको बताइए, हम आपको फिर से समझा देंगे। कोलेट और अनकोलेट के मतलब से हम एक थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, आगे के प्रोग्राम में हम करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए लैंडस्केप और पोर्ट्राइट। लैंडस्केप मतलब होता है कि इससे हॉरिजेंटल टाइप और पोर्ट्राइट होता है लैंडस्केप टाइप। देखिए यहाँ पे पोर्ट्राइट होता है वर्टिकल टाइप। पोर्ट्राइट मतलब ये हमारा जो लिखने वाला कॉपी है उसकी साइज़ में बन गया डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पे लैंडस्केप, जिसे हम क्लिक करेंगे लैंडस्केप में, ऐसे जैसे कॉपी को हमने उल्टा कर दिया हो, या फिर कोई भी फोटोग्राफ का लैंडस्केप मोड लेते हैं ना हम लोग पिक्चर क्लिक करने के लिए, उस तरह का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं साइज़, कौन सा साइज़ में आप प्रिंट करने वाले हैं। A4 साइज़ जो स्टैंडर्ड होता है, और बाकी के साइज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे पोस्ट कार्ड का साइज़ भी आप हैं, पोस्ट कार्ड का साइज़ में भी आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कस्टम भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा साइज़ मैन्युअली बनाना है। मार्जिनस को, मार्जिन मतलब आपकी जो पेज है, पेज से प्रिंट निकलने की डिस्टेंस को मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए कस्टम स्केलिंग। कस्टम स्केलिंग मतलब ये जो स्केल है उसको नो स्केलिंग कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा। अगर आप स्केल करना चाहते हैं फिट ऑन सिलेक्शन पेज करने से फिट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे फिट ऑल रोज इन वन पेज क्लिक करने से भी फिट हो जाएगा। उस तरह का हमें अभी यहाँ पे चेंजेस क्यों नहीं दिखाई पड़ रही, क्या ताकि उस तरह का डेटा यहाँ पे नहीं है अभी हमारे पास, इसीलिए हमको ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि थोड़ा ही डेटा है ना, इसीलिए पेज सेटअप जो है इतना चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन आप टेंशन मत दीजिए, यहाँ पे पेज सेटअप वाले, पेज लेआउट वाले जो भी रिबन है ना, इसमें सारे के सारे फिर से हमें मिलेंगे, फिर से हमको ये सीखने को मिलेगा, हम तब पूरे समझेंगे। साइज़ वगैरह फिर से हमको रिटर्न आएंगे। ठीक है,
या देखिए कुछ कुछ प्रोटेक्शन अप्लाई किए हुए हैं, मत क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट है ना, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है ना, उन लोगों ने कुछ कुछ प्रोटेक्शन अप्लाई करके हमको दिया है, ठीक है। अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रिंट, समझ में आ गया होगा आपको। प्रिंट यहाँ पे एक ही कॉपी है प्रिंट करने के लिए, हम अगर दो भी दे देंगे तो भी ये एक ही रहेगा, क्योंकि ये कॉपी है और ये पेज है, ये कॉपी है और ये पेज है, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा शेयर का। शेयर आप ईमेल में या फिर पीपल में शेयर कर सकते हो। पीपल का आईडी मेरे पास नहीं है, मेरे पास ईमेल का आईडी है, इसलिए मैं आपको ईमेल में क्लिक करके बताता हूँ। ईमेल में लिंक हिसाब से पीडीएफ किस तरह से आप शेयर करना चाहते हो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको कह देता हूँ। उसके पहले मैं इसको इंटरनेट सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूँ। रुकिए, यहाँ पे अभी मेरा इंटरनेट सिस्टम कनेक्ट नहीं है, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए ताकि मैं इंटरनेट सिस्टम कनेक्ट कर सकूं इसके साथ। अभी देखिए मैंने इंटरनेट सिस्टम ऑन कर दिया है। हाँ, यहाँ पे आ गया है। जैसे मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, पहले इस ऑप्शन को प्रैक्टिस करने के लिए। कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, वाई यू कांट कनेक्ट टू माई नेटवर्क, दिस इज़ माई प्राइवेट नेटवर्क एंड यू हैव टू कनेक्ट इट। What is the problem with you? You must be connected with the network to this C। कंप्यूटर भी कभी कभी हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, ठीक है, हम गुमराह नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे प्रिंट और शेयर का ऑप्शन में हम ईमेल प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। ईमेल प्रैक्टिस करने के लिए आने के बाद में यहाँ पे देखिए सेंड एज अटैचमेंट, मतलब हम अटैचमेंट के रूप से सेंड करेंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आउटलुक पे लेके जाके इंसर्ट करेगा मेरे इस डॉक्यूमेंट को। मतलब यहाँ पे देखिए मैं इंसर्ट में जाके फिर यहाँ पे अटैच आइटम में ढूंढ के कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली आप जैसे व्हाट्सअप में पिक सर्च गैलरी से भी उसको सेलेक्ट करके शेयर में जाके व्हाट्सअप में जाके शेयर करते हो ना वीडियो वगैरह को स्टेटस में, ऐसे ही आप शेयर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये था ऑप्शन शेयर करने के लिए। वैसे आप कहीं भी शेयर कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में शेयर कर सकते हो। यहाँ पे फिर आ गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब ये है कि दोस्तों कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। देखिए आपने यहाँ पे एक रिपोर्ट बना रखा है, मतलब ये रिपोर्ट अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो कहीं भी, ऐसे रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो थ्रू पीडीएफ या फिर कुछ भी फॉर्मेट में, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ, चेंज फाइल टाइप, ऐसे हमको आ रहा है। हम पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर दूसरे फाइल्स के टाइप्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसको भी ले सकते हैं। हम अभी फ़िलहाल पीडीएफ ही बनाएंगे क्योंकि सबको समझ में आ गया पीडीएफ वाली बात। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप दिया, डेस्कटॉप देने के बाद में यहाँ पर मैंने 111 नाम लिख दिया। लिखने के बाद मैंने इसको पब्लिश, मतलब सेव करना, मतलब पब्लिश करना होता है। देखिए पीडीएफ बन गया है ना, जितना भी प्रिंट प्रीव्यू में अवेलेबल था उतना ये पीडीएफ बन गया है। तो दोस्तों देखिए कितना मज़े का बात है कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को, और पीडीएफ भी बना सकते हैं। कोई ऑनलाइन वगैरह करना हो तो हमें सिर्फ पीडीएफ डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप इसी तरह भी पीडीएफ बना सकते हो, ठीक है। पीडीएफ के बारे में भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमको यहाँ पे आ रहा है दोस्तों क्लोज़ का मतलब होता है कि हम इस पर्टिकुलर एक वर्कबुक को, एक सीट को क्लोज़ करें, ना कि पूरे वर्कबुक को। हम एक वर्कबुक को ऐसे क्लोज कर सकते हैं। देखिए दूसरा यहाँ पे ओपन है, ये मैं पहले सारा का सारा क्लोज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। देखिए एक सीट क्लोज नहीं हुआ, क्या क्लोज हुआ, सॉरी सीट क्लोज हुआ, पूरा वर्कबुक क्लोज नहीं हुआ। मतलब मैंने यहाँ से अगर क्लिक कर देता तो पूरा मुझे ये एक्सेल ही खोना पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ सीट क्लोज किया है। फिर मैं यहाँ पे चाहिए तो न्यू करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, फिर से ये सारे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे, मेरा सीट गेन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ये फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। अकाउंट
और ऑप्शंस अकाउंट में कुछ नहीं रहता है दोस्तों। यहाँ पे थीम्स रहता है, कलरफुल थीम चाहिए कि डार्क ग्रे थीम चाहिए कि वाइट ग्रे थीम चाहिए, आप ये आसानी से चेंज कर सकते हैं। और ये एक्टिवेशन रिक्वायर्ड कह के आ रहा है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये 2016 जब आपको बताने के लिए मैंने इंस्टॉल किया था, और इसकी कोई भी की मैंने परचेस नहीं की हुई है अभी तक। वैसे तो मैं 13 का प्रो वर्जन परचेस करने वाली जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का वही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको 16 में दिखाने के लिए मुझे ठीक लगा तो मैंने 16 जस्ट इंस्टॉल किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है देखने के लिए जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी तक इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने कंप्लीट नहीं किया है। हम इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट होम, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, इस सारे डेटा के ऊपर, और हम अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट फंक्शंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस सीखते जाइए, और सीखते ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस भी करते जाइए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई नहीं, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप पेन और पेपर लीजिए, पेन और पेपर लेके हम जो भी बता रहे हैं उसको नोट रिपीट करके देखिए, लिखिए आपके नोट्स बुक में पूरा का पूरा। उसके बाद में एक नोट्स बनाइए, आप कहीं फ्रेंड के पास जाते हो तो लैपटॉप लेके आप प्रैक्टिस करना सीखिए। साथ में अगर आप के पास तो लैपटॉप है तो आप आसानी से बैठ जाइए, आपके कंप्यूटर क्लास हो रही है, आप एक्सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो हम बहुत मेहनत करके बनाते हैं, इसको मिस जाने मत दीजिएगा।